जय हिंद। जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब हम उस पर विचार करते हैं। अर्थशास्त्र में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यह समस्याएं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। यह समस्याएं मूल रूप से सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने आती हैं। यहाँ तक कि जब हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर भी आती हैं, सामाजिक स्तर पर बात करते हैं तो सामाजिक स्तर पर भी आती हैं और राष्ट्र के स्तर पर भी आती हैं। तो हम एक देश के रूप में, एक अर्थव्यवस्था के रूप में, अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उस पर आज विचार किया जाएगा। तो इन्हें अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। ये समस्याएं शुरू होती हैं क्या उत्पादित किया जाए, यानी चयन की समस्या होती है कि हम या एक राष्ट्र किन वस्तुओं का उत्पादन पहले करेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को भी प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था यदि विकसित अवस्था में है तो निश्चित वहाँ विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन होगा। अर्थव्यवस्था मध्यम अवस्था में है तो अर्थव्यवस्था का जो नियामक होगा वो संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा, कुछ आवश्यक वस्तुएं भी उत्पादित करेगा और कुछ विलासिता की वस्तुएं भी उत्पादित करेगा। और जब अर्थव्यवस्था निम्न अवस्था में होती है तो निश्चित ही आवश्यक वस्तुएं ही उत्पादित की जाएंगी। अब दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए, यानी यह उत्पादन तकनीकों के चुनाव की समस्या है। उत्पादन तकनीकें दो तरह की होती हैं, एक श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक और एक पूंजी प्रधान उत्पादन तकनीक। अब अर्थव्यवस्था कैसी है, जनसंख्या प्रधान अर्थव्यवस्था है तो निश्चित है उसे श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक अपनानी चाहिए। और अर्थव्यवस्था यदि विकसित है और उसमें पूंजी की प्रचुरता है, पूंजी की प्रधानता है तो उसे पूंजी प्रधान तकनीक का चुनाव करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए इस पर पूंजी है कैपिटल और इस पर लेबर। यदि श्रम प्रधान है अर्थव्यवस्था तो निश्चित है उसका फैक्टर इंडाउनमेंट बॉक्स कुछ इस तरह होगा। और यदि पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है तो उसका फैक्टर यानी साधन संपन्नता बॉक्स कहा जाएगा इसे, तो इस प्रकार का होगा। इसमें ये दिखा रहा है कि पूंजी थोड़ी कम है और श्रम की मात्रा ज़्यादा है, और दूसरे वाले में ये दिखा रहा है कि पूंजी ज़्यादा है और श्रम की मात्रा कम है। तात्पर्य कि श्रम अर्थात जनसंख्या नहीं होगी तो उत्पादन की ज़रूरत ही नहीं होगी, यानी कि उस अर्थव्यवस्था में श्रम जनसंख्या कम है और पूंजी ज़्यादा है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अधिकांश पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं इस तरह की हैं, वहाँ पूंजी प्रधान तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक के चुनाव की सुझाव के लिए सलाह दिया जाता है या उनको सुझाव दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः आधुनिक अर्थव्यवस्था में आप देख पा रहे हैं या देख रहे होंगे कि बहुत सारी उत्पादन तकनीकें पूंजी प्रधान हो गई हैं, वहाँ श्रमिकों की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो यह एक समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए, और यह नीति का विषय है कि क्या हमें पूंजी प्रधान तकनीक, एक भारत देश के रूप में क्या पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। बहरहाल ये इंटर स्तर का विषय है, थोड़ा सा इस पर आपको विचार कर लेना चाहिए। बाकी तीसरी जो समस्या है किसके लिए उत्पादित किया जाए, तो यह वितरण की समस्या से संबंधित है। आय वितरण की समस्या, यानी आय वितरण में उत्पादन साधन होते हैं, आप जानते हैं उत्पादन साधन कई होते हैं। मुख्य रूप से जब आते हैं तो पूंजी और श्रम की बात की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी होता है भूमि, संगठन और साहस। तो संगठन में सभी कुछ आ जाता है, लेकिन ये जो चार होते हैं इनको अलग अलग आय प्रदान किया जाता है। श्रम को उसका पारिश्रमिक यानी मजदूरी मिलती है, पूंजी को उसका ब्याज मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, और साहस को यानी साहसी उद्यमी को अंत में उसका लाभ मिलता है। और यही अर्थव्यवस्था के स्तंभ होते हैं और इन्हीं द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। क्योंकि इस भाग में हम देखेंगे कि उत्पादन संभावना सारणी क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, और यह अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को हल करने में कैसे सहायता करती है। तो पहले हम समझेंगे उत्पादन संभावना सारणी।
उत्पादन संभावना सारणी यानी किन चीज़ों का हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, उसे हम समझते हैं। हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी दो ही चीज़ों का उत्पादन कर रही है और जो अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रही है और पूर्ण रूप से उपयोग कर रही है, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। यह इसलिए मान रहे हैं कि ये ताकि समझने में आसानी हो। वैसे अर्थव्यवस्था बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करती है और इसके लिए यदि हम सारी चीज़ों को एक साथ ले लें तो ये प्रश्न जटिल हो जाएगा और हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ मान्यता के रूप में दो चीज़ों का उत्पादन दिखा रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि सभी संसाधन अर्थव्यवस्था के इन्हीं दो चीज़ों के उत्पादन में लगे हुए हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, जैसा कि बताया गया। उत्पादन की तकनीक स्थिर है, यानी कोई इस जो विचार का समय है, जो विचारणीय अवधि है, इसमें किसी प्रकार का तकनीकी प्रगति नहीं हो रहा है। जो तकनीकी है वो स्थिर है और उपलब्ध संसाधनों की मात्रा भी स्थिर है, संसाधन भी बढ़ नहीं रहे हैं। प्रत्येक साधन सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, यानी एक साधन जब दूसरे प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है तो उसके उत्पादन क्षमता में कुछ कमी आएगी, इसीलिए उनकी सीमांत लागत क्रमशः बढ़ती जाती है या अवसर लागत क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इन मान्यताओं के प्रकाश में हम उत्पादन संभावना सारणी का विश्लेषण करते हैं। मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था गेहूं और दालों का उत्पादन कर रही है और ये कुछ 6 संयोग हैं। ये संयोग में गेहूं बिल्कुल शून्य उत्पादन हो रहा है और दालें 15 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। दालों का उत्पादन 15 मिलियन टन है। बी जो है, अब केवल दालें खाकर काम चलेगा नहीं, इसलिए अर्थव्यवस्था ने निर्णय लिया कि नहीं 1 मिलियन टन गेहूं भी उत्पादित किया जाए, फिर 14 मिलियन टन दाल उत्पादित हो गए। इस तरह से 1 मिलियन टन दाल का उत्पादन कम हुआ तो 1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन बढ़ा। जो सीमांत अवसर लागत है वह 1:1 की है, यानी एक दाल कम की गई तब 1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन बढ़ा। जो सी है उसमें अनाज का उत्पादन यानी गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 2 मिलियन टन किया गया, दालों का उत्पादन घटकर 12 मिलियन टन हो गया, यानी इस संयोग को उत्पादित करने के लिए दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन घटाना पड़ा। अब डी संयोग है, अनाज का गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 3 मिलियन टन किया गया, दाल का उत्पादन घटाकर 9 मिलियन टन किया गया। अवसर लागत जो सीमांत अवसर लागत का अनुपात आता है वो 3:1 का हो जाता है। ई में गेहूं का उत्पादन 4 मिलियन टन और दालों का उत्पादन घटकर 5 मिलियन टन। इस तरह से अवसर लागत का जो सीमांत अनुपात है वह 4:1 है और एफ में गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 5 मिलियन टन कर दिया गया और दालों का उत्पादन 0 कर दिया गया और इस तरह 5 मिलियन टन दालें हटाकर 1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया संयोग ई की तुलना में। इस तरह आप देख रहे हैं कि हर 1 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दालों का क्रमशः बढ़ता हुआ अनुपात त्यागना पड़ा, यानी ये सीमांत अवसर लागत के बढ़ते हुए अनुपात का पालन कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी चित्र को उत्पादन संभावना सारणी वक्र पर दिखाया गया है, जिसकी अंग्रेजी में पीपीसी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बता रहा है कि जब दालों का उत्पादन अपने अधिकतम यानी 15 कुंटल हो रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो गेहूं का उत्पादन यहाँ बिल्कुल ही शून्य था। लेकिन अब 1 मिलियन टन दालों का उत्पादन घटाया गया और गेहूं का उत्पादन बढ़कर 1 मिलियन टन हो गया। दालों का उत्पादन और कम किया गया तो आप ये देखेंगे कि ये दूरी पहले 1 था, ये अब 2 हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ये यदि रहा होगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी टोटल 3 हो जाएगा। अब फिर डी पर आते हैं तो ये और भी ज़्यादा है, ये यहाँ से ये कुल मिलाकर 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। और भी ई पर आएंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। तो इस तरह से यहाँ दाल का उत्पादन बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन क्रमशः बढ़ाने पर दालों का बढ़ता हुआ अनुपात छोड़ना पड़ता है। यही बढ़ते हुए अवसर लागत का अनुपातों का नियम है। इसको बाद में विशेष रूप से
व्याख्या की जाएगी तो अवसर लागत क्रमशः बढ़ती जाती है। इसके बढ़ने का कारण, जैसा कि इस मान्यता, चौथी मान्यता में निहित है कि सभी साधन सभी चीज़ों के उत्पादन के लिए पूर्णतः दक्ष नहीं होते। जो साधन दालों के उत्पादन में लगाए गए हैं वह गेहूं के उत्पादन में उतने दक्ष नहीं हैं, उतने कुशल नहीं हैं। इसलिए यदि उनको हटाकर गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में लगाया जाता है तो उनकी उत्पादन कुशलता घट जाती है, जिस कारण उनकी अधिक संख्या गेहूं के उत्पादन में लगाना पड़ता है और उतना उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है जितना उत्पादन दालों का घटाया जाता है। अर्थात कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दालों से संसाधन निकाले जाते हैं, लेकिन उतने दक्ष नहीं होते गेहूं के उत्पादन में जितनी कि दालों के उत्पादन में वो दक्ष थे। इसलिए इनके द्वारा गेहूं का उत्पादन उतना नहीं बढ़ाया जा सकता जितना उनके हटने से दालों का उत्पादन कम हुआ। अब उत्पादन संभावना वक्र कब शिफ्ट होता है और तकनीकी प्रगति हो तो क्या होगा, कैसे शिफ्ट होता है, इसको दिखाते हैं। ये एक डॉटेड उत्पादन संभावना वक्र बनाया गया है। जब तकनीकी प्रगति हो जाए, जैसा कि हम मान्यता में लिए हुए हैं कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये स्थिर टेक्नोलॉजी पर है, स्थिर तकनीकी पर है। तकनीकी विकास हो जाए तो इतने ही संसाधनों से उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी जो हमारा उपभोग का क्षेत्र था यहाँ तक निहित था, तो अब उपभोग का क्षेत्र यानी उत्पादन संभावना क्षेत्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तकनीकी में सुधार हो गया। जैसे मान लीजिए तकनीकी क्या है, कृषि क्षेत्र का उदाहरण लिया गया है। तो अब हम आते हैं कि एक ऐसी खाद का, ऐसे उर्वरक का विकास हो गया जो दालों के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में बहुत तेज वृद्धि कर सकता है, या खरपतवार, कीट पतंगों का वो विनाश कर सकता है, या ऐसी फसल का, ऐसे बीज का विकास हो गया जो इनके प्रति प्रतिरोधी हो, तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। तो उत्पादन जो पहले इस पर था वो स्थिर संसाधनों पर ही टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ जाएगा। या अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अवसर लागत से अभिप्राय, एक अवसर को पाने हेतु जो दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया जाता है, छोड़ा गया अवसर ही सर्वोत्तम अवसर को पाने की अवसर लागत होता है। जैसे इस पर दाल उत्पादन हो रहा है, इस पर गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो दाल अधिकतम उत्पादित होगी तो गेहूं शून्य होगा, और गेहूं अधिकतम उत्पादित होगा तो दाल का उत्पादन शून्य होगा। यह इस मान्यता पर उत्पादन संभावना वक्र आधारित होता है। अब यदि हमें गेहूं और दाल दोनों चाहिए तो कुछ मात्रा में दाल कम करके गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, या कुछ मात्रा में गेहूं कम करके दाल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तो इतनी दाल पाने के लिए इतना गेहूं कम किया गया, या इतना गेहूं पाने के लिए इतनी दाल कम किया गया। इस गेहूं की इस मात्रा के लिए दाल की यह मात्रा अवसर लागत होगी। यानी कि हमें जो इतना प्राप्त किए हैं इसके लिए इतना हमें छोड़ना पड़ा, या इस मात्रा के लिए अवसर लागत होगी। संभावना वक्र में शिफ्टिंग किस प्रकार होती है, तो शिफ्टिंग के लिए यदि संसाधन गेहूं के उत्पादन बढ़ाने वाले बढ़ जाएं तो शिफ्टिंग दाल के लिए स्थिर होकर गेहूं के लिए बढ़ जाएगी। यदि संसाधन दाल के उत्पादन वाले बढ़ जाएं तो गेहूं अक्ष पर ये स्थिर होगा और दाल अक्ष पर यह ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि गेहूं के उत्पादन करने वाले संसाधनों की मात्रा कम हो जाए तो ये गेहूं अक्ष पर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उसी तरह से यदि दाल का उत्पादन करने वाले संसाधनों की मात्रा कम हो जाए तो यह दाल वाले अक्ष पर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्टिंग कैसे होती है, बनता कैसे है, यह आपको बताया गया। अब उत्पादन संभावना वक्र है, यह बता रहा है कि बढ़ती हुई अवसर लागत पर उत्पादन हो रहा है। आप जैसा कि उत्पादन संभावना सारणी में आपने देखा है कि क्रमशः 1:1 अनुपात, 2:1, 3:1, 4:1, यानी कि एक इकाई अगली एक इकाई प्राप्त करने के लिए, अगला 1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्रमशः 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 3 मिलियन टन दालों का उत्पादन छोड़ना पड़ रहा है। यानी अवसर लागत क्रमशः बढ़ती जा रही है। तो उस मान्यता पर यह आधारित है कि इसमें अवसर लागत बढ़ती जाएगी। ठीक, जो अगला आकार बनेगा वह एक
सीधी रेखा का उत्पादन संभावना वक्र बन सकता है। तो इसमें यह है कि अवसर लागत स्थिर हो जाएगी, स्थिर अवसर लागत, यानी जितना यहाँ से घटेगा उतना इधर बढ़ जाएगा या एक निश्चित अनुपात में वो बढ़ेगा। तो ये स्थिर अवसर लागत है। एक अवसर लागत होती घटती अवसर लागत, तो उसका जो उत्पादन संभावना वक्र होगा वह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में या 1 नंबर के सवालों में या 2 नंबर के सवालों में यह पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र, सामान्य उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो यह मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है, यानी अवतल होता है, मूल बिंदु की तरफ पिचका हुआ, उधर की तरफ है, फूला हुआ है, और ये मूल बिंदु की तरफ उभरा हुआ होता है, ये मूल बिंदु से तरफ दूर जाता है।